हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सेवन्थ का आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 7 है। यानी क्लास सेवन्थ का आपका ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है। आज आपको पढ़ना है रेगिस्तान में जीवन। आपको 1 to 6 लेसन करवा दिया गया है ज्योग्राफी का क्लास सेवन्थ का। आप देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में जीवन। आज चैप्टर कौन सा है? रेगिस्तान में जीवन, जो कि लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर आपका लेसन नंबर 7 है क्लास सेवन्थ का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं तथा मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। यहाँ जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो और फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव का जीवन कठिन हो जाता है। और उसके बाद है, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख जाते हैं। इनमें से कुछ कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति तथा चरम चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। उसके बाद है आपका गरम रेगिस्तान सहारा, यानी जो गरम रेगिस्तान होता है सहारा मरुस्थल, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उस उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह लगभग कितने में फैला हुआ है? लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद है आपका, क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरोतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनेशिया तथा पश्चिम सहारा। ये रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य आता होगा। परंतु सारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नंग चट्टानी सतह वाले उत्थत पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं सहारा रेगिस्तान का फोटो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सहारा रेगिस्तान कैसा है। उसके बाद है आपका, ये आपका मानचित्र है। ये अफ्रीका का मानचित्र है। देखिए, अफ्रीका देश का है और ये है सहारा मरुस्थल। इसमें कितने कितने देश आते हैं? तो इसमें इसमें कितने देश आते हैं? तो 11। तो देखिए, उसके बाद जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल निर्मल होता है। यहाँ नमी नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं तथा दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत व नंग चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी वहाँ का दिन क्या होता है? दिन में बहुत गर्मी होती है और रात का तापमान एकदम ठंडा होता है। उसके बाद है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। जैसे उसके बाद है आपका ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। यह आपका सहारा रेगिस्तान का मरुद्यान है। उसके बाद है आपका लोग। यहाँ के लोग अब कैसे रहते हैं? तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुअरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट तथा घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का प्रयोग चटाई, कालीन, कपड़े तथा कंबल बनाने के लिए होते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद है आपका सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों
को निवास में मदद करती हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से भी लोग खजूर के पेड़ लगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज तथा यूरेनियम शामिल है। यानी वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लो एस्क पाए जाते हैं, यानी खनिजों से वो भरपूर है। उसके बाद है आपका सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार से ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक लोग चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल तथा गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। उसके बाद है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, यानी अब लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे, रेगिस्तान के बारे में। उसके बाद देखिए, जब जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां हमारी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेगी हिमानी। उसके बाद है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। इसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है तथा रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री से नीचे रहता है। चूँकि यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यहाँ वर्षा ही कम होती है। ये आपका देखिए यहाँ पे लद्दाख का वो चित्र दिखाया गया, आपको मानचित्र दिखाया गया है। उसके बाद है आपका मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा यहाँ पे होती है। लद्दाख में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीले हवाओं तथा तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठेंगे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात तथा तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। उसके बाद है आपका वनस्पति जात तथा प्राणी जात। तो यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे रहते हैं, तो यहाँ उच्च यानी लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपल के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी तथा अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नैपकॉक, रेनवे एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस तथा खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपका लोग। अब यहाँ के लोग यानी लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं, तो क्या आप लद्दाख या तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकेस एवं लामायूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम तथा सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। ये केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में जान सकते हैं या बता सकते हैं? उसके बाद है यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश में अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों को की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। उसके बाद है आपका आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के
आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से इनकी उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं होने देते हैं। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, यानी क्लास 7 का आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। अब आपका क्लास 8 का ज्योग्राफी करवाया जाएगा, यानी ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।